हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट्स बीइंग अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. सो मनी फ्लो का एक लिंक होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में, और यही इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे. हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी. एक्सचेंज का जो है पहले कैसे आती है मनी से, एंड वाई डिड मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और कैसी एग्जिस्टेंस में आई है, क्यों आई. हाउ हैज़ मनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर टाइम, और मनी जो है इस तरह से चेंज कैसे होती गई टाइम के साथ साथ. सो फर्स्ट है, हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी. So before money came into existence, exchange took place through the barter system. तो barter system से चीज़ें exchange होती थी. In this system, people directly exchange goods and services for other goods and services. तो directly वो exchange कर लेते थे, मुझे ये चाहिए तुम्हें ये चाहिए, चलो आपस में exchange कर लेते हैं. ठीक है. For example, a farmer might exchange wheat for clothes and with a weaver. However, this system required a double coincidence of wants. अब डबल कोइंसिडेंस चाहिए था कि सामने वाले को वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है, और उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको चाहिए, तो वो कोइंसिडेंस होना ज़रूरी है. मीनिंग बोथ पार्टी हैव टू नीड व्हाट द अदर ऑफर्ड एट द सेम टाइम. वाई डिड मनी केम इन टू एग्जिस्टेंस. मनी एग्जिस्टेंस में आई कैसे, क्यों आई. सो मनी केम इन टू एग्जिस्टेंस टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द वाटर सिस्टम. कि वाटर सिस्टम का लिमिटेशन हो जाए, पता चल जाए, उससे बाहर निकले लोग. सच एज द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग समवन हु वॉन्टेड वट यू हैड. जैसे किसी ऐसे को ढूंढना जिसके पास वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, और उस तुम्हारे पास वो चीज़ है जो उसको चाहिए. एंड हैड वट यू वॉन्टेड. मनी मेड ट्रेड मोर कन्वीनियंट. अब मनी से जो है कन्वीनियंट हो गया ट्रेड करना, और भी एफिशिएंट हो गया और फेयर हो गया. एज इट एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसने काम किया. अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिटी ऑफ अकाउंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अलग अलग तरह से हम अलग अलग चीज़ें जो हैं इसमें कर सकते थे. नहीं तो ये था कि आपके पास एक ही चीज़ है तो आपको वही एक्सचेंज करनी पड़ेगी, सामने वाले के पास अगर वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी. लेकिन मनी से क्या, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप इससे वो ले सकते हैं. हाउ मैनी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू various form over time. So money has evolved significantly over time. It started with the use of commodities like grain or cattle, and then moved the metallic money such as gold and silver coin. Later people began using paper currency issued by the government. In modern time, यहाँ पे मॉडर्न टाइम आएगा, मनी हैज़ टेकन डिजिटल फॉर्म लाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई एंड क्रिप्टो करेंसीज, मेकिंग ट्रांजेक्शन फास्टर एंड सिक्योर. जैसे कि ये था पहले बार्टर, गोल्ड, मेटल कॉइन्स आए, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रिप्टो करेंसी. सो इन द थीम tapestry of the past, you read about the crops that people grew, such as food grains or goods they made like carnelian beads. How do you think they exchange these goods for things that they needed? अब पहले क्या होता था, ये लोग जैसे भी हमने पहले देखा, तो पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, अगर किसी के पास सोना है और उसे गेहूं चाहिए तो वो आपस में एक्सचेंज करते थे कि वो उसे गेहूं दे देगा, दूसरे वाला उसे सोना दे देगा. लेकिन किस तरह एक्सचेंज करते थे, उन्हें कैसे पता चलता कि इतने गेहूं के लिए इतना ही सोना देना, ये इतनी चीज़ें देनी, तो ये चीज़ें कैसे होती थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बार्टर सिस्टम क्या है, अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी. मनी का यूज़ किए बिना जो है आप गुड्स और चीज़ों को, मतलब आपके पास कोई चीज़ है, दूसरे के पास कोई और चीज़ है, उसको वो चीज़ चाहिए जो आपके पास, और आपको वो चाहिए जो उसके पास है, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं. मनी का यूज़ इसमें नहीं होता है. मनी क्या है, कॉमन टूल है डेट एवरीबडी एक्सेप्ट. इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक और रिसीव पेमेंट. पेमेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, किसी भी गुड चीज़ के लिए, सर्विस के लिए. ट्रांजेक्शन क्या है, अ पीस ऑफ बिजनेस that is done between people, especially an act of buying or selling. So एक तरह का बिजनेस है जिसको लोग यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, उसके लिए. कमोडिटीज़ क्या है, प्रोडक्ट और गुड्स दैट कैन बी ट्रेडेड, जिनको ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि बेचा या खरीदा जा सकता है. सो पढ़ते हैं, पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. तो लोग जो है अपनी सर्विसेज के लिए, चीज़ों के लिए दूसरी चीज़ों के साथ ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे. दिस सिस्टम इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. इसे हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम. यानी कि चीज़ें या सर्विसेज ही एक्सचेंज होंगी, पैसे का इसमें कोई लेना देना नहीं था.
हाउ डिड दिस वर्क, लेकिन ये काम कैसे करता था? सपोज यू नीड अ पेंसिल एंड हैव एन एक्स्ट्रा इरेजर, आपको पेंसिल चाहिए और आपके पास इरेजर एक्स्ट्रा है. मीन वाइल योर क्लासमेट फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर इरेजर बट हैज़ एन एक्स्ट्रा पेंसिल, और आपके कोई क्लासमेट है जो इरेजर लेके आना भूल गए लेकिन उसके पास पेंसिल जो है एक एक्स्ट्रा है. सो यू कुड एक्सचेंज योर एक्स्ट्रा इरेजर फॉर द एक्स्ट्रा पेंसिल दैट योर क्लासमेट हैज़. तो आप क्या करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा इरेजर जो उसे दे देंगे और वो अपनी एक्स्ट्रा पेंसिल आपको दे देंगे. तो आपने इरेजर के बदले में क्या ले लिया, पेंसिल ले ली. वुडंट दिस सेटिस्फाई यूर एंड द क्लासमेट नीड्स. तो इसमें क्या हो गया, आपको जो ज़रूरत थी वो भी आपको मिल गई, आपके क्लासमेट को जो ज़रूरत थी वो भी उन्हें मिल गई. सो दोनों का जो नीड थी वो जस्टिफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई. दिस इज़ हाउ द बार्टर सिस्टम वर्क. इसी तरह से बार्टर सिस्टम वर्क करता था. टुडे वी यूज़ कोइन एंड नोट्स टू बाय एंड सेल थिंग्स. लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, कोइन और नोट्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए. पीपल ऑल्सो यूज़ देयर मोबाइल फ़ोन. लोग अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं इस तरह के ट्रांजेक्शन करने के लिए. यानी कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. पैसे अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. सो द बार्टर सिस्टम वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज. तो बार्टर सिस्टम जो है स्टार्टिंग का सबसे अर्लीस्ट फेज था जिसमें चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ इट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और इसके जो है बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, पूरी दुनिया में लोग एक्सचेंज करते थे. पीपल यूज़ कमोडिटीज़. अब कमोडिटीज़ का भी यूज़ करते थे, सच एज कावरी शेल्स, सोल्ट, टी, टबैको, क्लोथ, कैटल्स यानी कि काओ, गोट, हॉर्स, शिप, सीड्स एक्सेट्रा. सो इन सारी चीज़ों का यूज़ वो करते थे, ट्रेड करते थे इन चीज़ों का. ठीक है. नाउ अब ये देखो, ये क्या है, स्टोन मनी. जाइंट डिस्क ऑफ रॉक कोल्ड राय स्टोन वर यूज्ड एज मनी. ये पैसे की तरह यूज़ किया जाता था ऑन द यप आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन कंट्री ऑफ माइक्रोनेशिया. अब ये क्या है, द एडजेक्ट कोपर ताज़ाडेरो, स्पेनिश वर्ड फॉर चोपिंग नाइफ. चोपिंग नाइफ जो होती है उनके लिए स्पेनिश वर्ड है यो. वॉज अ फॉर्म ऑफ मनी. ये भी एक मनी का ही तरीका था, यूज्ड इन सेंट्रल मैक्सिको एंड अ पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका. अब ये क्या है, तेवाऊ, रेड फैदर कोयल. अब रेड कलर का फैदर कोयल होता था, मेड फ्रॉम बर्ड्स. बर्ड्स के जो फैदर हैं उनसे ये बनता था, यूज्ड एज मनी. इसको भी जो है मनी की तरह यूज़ किया जाता था सोलोमन आइलैंड पे. लेकिन हमें मनी की ज़रूरत पड़ी क्यों, वाई डू वी नीड इट? Let us explore. Imagine that you are a farmer and that people use a barter system where you live. तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे barter system होता है और आपके पास आप क्या हैं, एक फार्मर हैं. You need a whole variety of things. आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, a pair of new shoes, a sweater and a medicine for your grandmother. But you only have an ox that you can spare. लेकिन आपके पास सिर्फ ox है जिसको आप spare कर सकते हैं, यानी कि change कर सकते हैं, exchange कर सकते हैं. How would you be able to exchange the oaks for all the different things you need from different people or places? लेकिन आप एक ही ओक्स को अलग अलग लोगों से, क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो अलग अलग लोगों से कैसे चेंज करेंगे, अलग अलग जगह पर एक्सचेंज कैसे करेंगे? बट डिफ़िकल्टीज़ आर यू लाइकली टू फेस. तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी, तो इसमें तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी. ठीक है, ये सिर्फ आपके जस्ट इमेजिन करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या होगा, क्या नहीं. सो फॉर वन यू वुड हैव टू फाइंड समवन. अब आपको या तो कोई ऐसा चाहिए हु नीडेड एन ओक्स, जिसके पास जो है, जिसे ओक्स की ज़रूरत है. नाउ स्वैपिंग योर ओक्स फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ वुड हार्डली बी फेयर एक्सचेंज. और आप सिर्फ ओक्स को दे रहे हो और उससे सिर्फ जूते ले रहे हो, तो वो भी अच्छा एक्सचेंज नहीं है. यू मे हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज. तो आपको बहुत सारे एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड समवन टू एक्सचेंज योर ओक्स फॉर सेवरल बैग्स ऑफ वीट. हो सकता है आप किसी ऐसे को ढूंढो जिसे ओक्स की ज़रूरत है और आप उससे कुछ जो है बैग्स ले लो, किसके, वीट के. यू वुड देन हैव टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वीट टू सेवरल प्लेसेस. अब आपको सारे के सारे बैग्स जगह जगह लेकर जाने पड़ेंगे. आपको स्वेटर चाहिए तो उधर जाओगे, शूज़ चाहिए तो इधर जाओगे, मेडिसिन चाहिए तो इधर जाओगे, तो अलग अलग जगह पे जाने पड़ेंगे. फर्स्ट फाइंड समवन विलिंग टू एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ वीट फॉर शूज़. पहले आपको फाइंड आउट करना है एक इंसान को जो वीट के बदले आपको शूज़ दे. फिर उसके बाद दूसरा पर्सन ढूंढोगे जो स्वेटर दे दे. सेम इसी तरह से एक को ढूंढना पड़ेगा जो मेडिसिन दे. सो इन ईच ऑफ दीज केसेस, अब हर एक केस में क्या होगा, डिस्कशन वुड टेक प्लेस टू अराइव एट द फेयर अमाउंट ऑफ वीट डैट यू कुड एक्सचेंज. तो आपको हमेशा एक फेयर अमाउंट चाहिएगा हर एक चीज़ के लिए कि इतने वीट में मेरे को शूज़ चाहिए. अब सामने वाला माने या ना माने, तो हमेशा हमेशा डिस्कशन वहाँ पर रहेगा. सो फॉर शूज़ और फॉर द स्वेटर, कि आपको किस चीज़ के लिए कितना चाहिए. सो
यू वुड हैव टू टेक द लेफ्ट ओवर बैग्स ऑफ वेट। अब कुछ बैग आपके पास बच जाएंगे तो सामान के साथ आपको बैग एंड वो सारी चीज़ें घर पे लेके जानी पड़ेंगी। एंड यू हैव टू फाइंड अ प्लेस टू स्टोर दैम सेफली, और बाद में उनको सेफली स्टोर भी करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नीडेड समथिंग, तो आपको जब भी कुछ भी चाहिएगा नेक्स्ट टाइम, यू वुड हैव टू कैरी द बैग ऑफ वेट विद यू अगेन। तो आपको कुछ भी अगर एक्सचेंज में चाहिए बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा वहाँ। तो जो बचे हुए बैग हैं वो आपको वापस लेकर जाने पड़ेंगे, है ना। सो वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज यू एनकाउंटर्ड इन द सिचुएशन अबव। क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज यहाँ पर आ सकती। सो इन द बार्टर सिस्टम डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज वर एनकाउंटर्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, नहीं हो सकता। डिफ़िकल्टी इन डिवाइडिंग लार्ज गुड्स, जैसे कि ओक्स था उसको कैसे वो डिवाइड करेंगे। नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नीड फॉर मल्टीपल एक्सचेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस, स्टोरेज इश्यू फॉर लेफ्ट ओवर गुड्स, प्रेशियबिलिटी ऑफ ट्रेड आइटम्स। नाउ इन द फार्मर स्टोरी, अब ये जो हमने स्टोरी पढ़ी, इमेजिन ही फाइंड समवन हु इज़ विलिंग टू ट्रेड अ पेयर ऑफ न्यू शूज, अ स्वेटर और अ मेडिसिन। अब ये जो फार्मर की स्टोरी हमने पढ़ी, इमेजिन करो कि उसे जो है कोई उसे मिल जाता जो ट्रेड कर लेता नए शूज़ के लिए, स्वेटर के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑल इन एक्सचेंज फॉर हिज ओक्स। अब उसके ओक्स के बदले में सारी चीज़ें उसे मिल जाती। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी टू कम अक्रॉस सच ए सिचुएशन। क्या आपको क्या लगता है ये बहुत ईजी है ऐसी सिचुएशन मिलना? तो मुश्किल हो जाता है बहुत, मतलब बार बार आपको आगे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन देगा या नहीं देगा। सो जस्ट लाइक द फार्मर, people who depended on the barter system would face many problem in making an exchange in their everyday lives. So जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम, अब फार्मर की तरह ही होता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको वो ही चीज़ जो आपको चाहिए, आपको उसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्सचेंज में आपको सब चीज़ें दे दे जो आपको चाहिए। तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। They would have to find someone who want a exact item that they want to give. So उन्हें क्या करना है, एग्जैक्ट, मतलब उन्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसे वो ही चीज़ चाहिए जो उनके पास है, ताकि उन्हें वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए। एंड इन रिटर्न आर ऑल्सो एबल टू ऑफर एग्जैक्टली वट द अदर पार्टी वॉन्ट्स। और उन्हें भी वो चीज़, मतलब उन्हें ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो चीज़ उनके पास है वो उसे चाहिएगी, और जो उसे चाहिए वो उस इंसान के पास होनी चाहिए। So this scenario is called double coincidence of wants. So double coincidence बोलते हैं इसे। So ये क्या है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है that describe करता है एक सिचुएशन को where two people each have something, दोनों के पास कुछ ना कुछ है, और वो क्या है, the other want, जो दूसरे को चाहिए। दोनों के पास वो चीज़ें हैं, जैसे दो इंसान हैं, इसके पास वो है जो इसे चाहिए और इसके पास वो चीज़ है जो इसको चाहिए, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे को ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। और यही जो है बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उस इंसान को ढूंढना जिसे वो चीज़ चाहिए और उसके पास वो चीज़ होना जो आपको चाहिए। एंड कैन एक्सचेंज देम डायरेक्टली, ताकि वो डायरेक्टली जो है एक्सचेंज कर पाए। इवन इफ देर आर टू पीपल हु वॉन्ट्स ईच अदर गुड्स एंड आर ऑल्सो विलिंग टू मेक एन एक्सचेंज, अगर वो दो लोग हैं, उनको वही चीज़ चाहिए जो उनके पास है, ठीक है, एक दोनों, मतलब दोनों को एक्सचेंज करने के लिए सेम चीज़ चाहिए, दोनों के पास है, उसके बाद भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। इन वट प्रपोर्शन शुड द गुड बी एक्सचेंज, अब किस तरह से वो अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे कि वो कितनी देगा कि उसको वो सारी चीज़ मिल जाए। सो इन सच केस इट बिकम डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन गुड अगेंस्ट अनदर। तो ये और मुश्किल हो जाता था कि एक की वैल्यू को आप दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे जो है फाइंड आउट करें कि ये तुम्हारी जो चीज़ है उसकी वैल्यू इतनी है, मेरे वाली चीज़ महंगी है तो इसकी वैल्यू इतनी, तो कैसे पता चलेगा। इफ़ वन ऑफ द पीपल फील्स डेट द एक्सचेंज इज डिसएडवांटेजेस, अगर एक इंसान को लगता था कि ये जो एक्सचेंज कर रहा है वो उसके लिए सही नहीं है, उसको डिसएडवांटेज हो रहा है, उसको जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, सो दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द एक्सचेंज, तो वो एक्सचेंज ही नहीं करेगा। सो दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्यों होता था, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, स्टैंडर्ड मेजर नहीं था वैल्यू का कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए। अब कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, एन एग्रीड अपॉन वर्थ ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सो मतलब किसी भी एक चीज़ के लिए फिक्स वैल्यू उन्होंने बता दी कि ये वैल्यू, अब ये चीज़ तो इतने में ही जाएगी। जैसे अभी हमें पता है कि हम कुछ लेने जाएंगे तो उस चीज़ का प्राइस लिखा होता है MRP, है ना, तो हमें पता है कि वो उतने की ही जाएगी, उससे महंगी वो नहीं जा सकती। तो पहले ऐसा नहीं था। सो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू वो ही है जहाँ पे क्लियरली बता देते कि ये चीज़ इतने की ही होगी।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिविजिबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ एन आइटम और मटेरियल टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस और पोर्शन। सो कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की, जिसको जो है अलग अलग पीसेस में या पोर्शन में तोड़ दिया जाता था या अलग अलग कर दिया जाता था। पोर्टेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी कैरिड और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब किसी भी चीज़ को आप कैरी कर सकते हैं या मटेरियल को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, ये भी तो ज़रूरी है। व्हाट आर द इंस्टेंस ऑफ अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन अबव एग्जांपल? So even if there are two people who wants each other goods and are also willing to make an exchange, अब उनको चाहिए भी, exchange भी करना चाहते हैं, सब चीज़ें सही हैं। other issue could arises, दूसरे issues भी हो सकते हैं। in what proportion should the goods two goods be exchanged, कि किस proportion में, किस जो है अनुपात में या चीज़ें आपस में exchange होंगी। in such cases it becomes difficult to compare the value of one good against another, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक इंसान की चीज़ की वैल्यू आप दूसरे चीज़ से करेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा कि किसकी ज़्यादा किसकी कम है। इफ़ वन ऑफ द पीपल फील दैट द एक्सचेंज इज डिसएडवांटेजेस, अगर एक को लगता है कि ये जो है उसे जो चीज़ मिल रही है वो एडवांटेज नहीं है, उसके लिए ख़राब है, सो दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द एक्सचेंज, वो एक्सचेंज करेंगे नहीं। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। क्यों होगा? क्योंकि एक कॉमन जो है उनके पास स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी चीज़ की वैल्यू करने के लिए, मेजर करने के लिए। इन दिस सिचुएशन गिवन अबव, व्हाट आर द केसेस वेयर यू कुड एनकाउंटर द लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू? अब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम फील करते हैं कि कॉमन स्टैंडर्ड मेजर्स जो है वैल्यू के बहुत ज़रूरी हैं। इंस्टेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स occurs when two people each have something the other wants and the willing to trade. सो इसमें क्या क्या हो सकता है? पर्सन ए वॉन्ट्स पर्सन बी गुड्स एंड इज़ विलिंग टू गिव देयर ओन गुड्स इन एक्सचेंज, और पर्सन बी ऑल्सो वॉन्ट्स पर्सन बी गुड्स एंड विलिंग टू ट्रेड। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब आता है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, अगर ये नहीं है, सो व्हेन बोथ पार्टीज एग्रीज टू एक्सचेंज बट डू नॉट नो हाउ मच टू एक्सचेंज टू गिव और टेक, कि कितना एक्सचेंज करना है। दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं, रेडी हैं, दोनों को वही चीज़ चाहिए जो एक दूसरे के पास है, लेकिन कितना एक्सचेंज करना है, कितनी वैल्यू एक्सचेंज करनी है, गिव एंड टेक कितना रहेगा, वो नहीं पता है, या फिर वो उस पर एग्री नहीं करते हैं। वन पर्सन फील्स दे आर गिविंग मोर वैल्यूज़ देन दे आर रिसीविंग द एक्सचेंज ब्रेक डाउन। अगर एक को लग रहा है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम होगी। विदाउट अ कॉमन मेजर जैसे कि मनी, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसाइड करना फेयर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सचेंज, लीडिंग टू डिसएग्रीमेंट, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट होता है। सिमिलरली यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ एन ओक्स फॉर अ स्वेटर। अब आप ओक्स का एक पार्ट कट करके तो नहीं दे सकते ना, वो भी गलत है, क्योंकि वो तो फिर पूरा ओक्स ही ख़राब हो गया। मतलब बैल है, बैल का आप कोई पार्ट कट करके दे रहे तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो तो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। एक ओक्स के किसी पार्ट को आप नहीं दे सकते स्वेटर के बदले में। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। अब क्या होता है, अगर आपके पास कोई वैसी चीज़ है, मटेरियल है, तो आप उसको कट करके दे सकते, लेकिन एक लिविंग बीइंग को आप ऐसे कट करके नहीं दे सकते। सो डिविजिबिलिटी में ये प्रॉब्लम थी। टेकिंग द ओक्स एवरीवेयर इज़ अ प्रॉब्लम, अब उसको हर जगह लेकर जाना भी एक प्रॉब्लम है, एंड लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी। अब इसकी वजह से पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, वो अब हर जगह ओक्स को तो नहीं लेके जा सकता ना, वो अकेला जाएगा, बोलेगा मेरे पास ओक्स और मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो क्या कोई मुझे वो चीज़ दे देगा। यू सोल्व द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बाय एक्सचेंजिंग द ओक्स फॉर बैग्स ऑफ वीट। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं एक्सचेंज करके बैग्स ऑफ वीट के बैग के साथ। बट यू कैन नॉट स्टोर द वीट फॉर लॉन्ग, लेकिन आप वीट को ज़्यादा टाइम तक जो है नहीं रख सकते हैं स्टोर करके। इट वुड रोट और गेट ईटन बाय रैट्स, ये या तो ये ख़राब हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, रैट्स उसे खा जाएंगे। थस अराइजेज अ प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्या है? ट्रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दैट इंडिकेट्स इट्स लॉन्गेविटी एंड ability to withstand damage due to which it can be stored for a long time period. So कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है जो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक, ठीक है, वो सही से रह सकता है या बिना डैमेज हुए आप उसको स्टोर करके रख सकते हो ज़्यादा टाइम के लिए। What are the different ways in which money would make the above situation easier for the farmer? So no need for double coincidence of wants. The farmer can sell the ox for money and use the money to buy shoes, sweater and medicines for different sellers. Fixed value for goods. Money provides a standard values, measure of value, making it easier to determine how much item is worth. Fewer exchange होगा. The farmer can exchange the ox for money once instead of multiple trades.
ईजियर ट्रांसपोर्टेशन है, मनी इज़ पोर्टेबल एंड डजेंट रिक्वायर कैरिंग लार्ज और बल्कि आइटम्स लाइक वीट। स्टोरेज इश्यू नहीं होगा, मनी डज नॉट रिक्वायर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन लाइक प्रीशिएसेबल गुड। सिंपलर ट्रांजेक्शन है, मनी सिंप्लीफाई द नेगोशिएशन प्रोसेस एज द वैल्यू ऑफ गुड इज क्लियरली डिफाइंड। सो ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन जो भी आपके वो हैं गेहूँ वगैरह है वो चीज़ें वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती हैं, ये भी एक मेन प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे कुछ दिया है, डोंट मिस आउट, ऑल दो मनी हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो पैसे आ गए हैं ना। मनी से जो है आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ एक्सचेंज में ही देनी, आप पैसे से वो चीज़ ले सकते हैं। देर आर सम डेट स्टिल एग्जिस्ट टूडे, लेकिन फिर भी कुछ बार्टर सिस्टम है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वन ऑफ देम इन द जूनबिल मेला। अब ये क्या है, जून मीन्स मून इन द असमीज एंड बील मीन्स वेटलैंड। A 3-day annual socio-cultural fair at Junbil in Moregaon district of Assam। तो असम में ये जो है ऑलरेडी अभी भी चलता है, जहाँ पर बार्टर सिस्टम चल रहा है, मतलब जून के टाइम पर, जिसे जून मीन्स मून बोलते हैं असमीज में, और बील मीन्स वेटलैंड है, तो वहाँ पर ये अभी भी होता है। 3 डे का एक एनुअल उनका फेयर टाइप होता है। इंटरेस्टिंगली द मेला बिगेन्स विद द अग्नि पूजा और वर्शिप ऑफ फायर, अ प्रेयर फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। एक अग्नि पूजा होती है, या फिर ये आप बोल सकते हैं फायर की जो है पूजा होती है उनकी यूनिवर्सल वेलबींग के लिए, कि सब लोग सही रहे उस तरह से। Beginning in the 15th century, the chiefs of the Tiwa, Karbi, Khasi and Jaintia tribals community of Assam and Meghalaya would gather every year to discuss political issue and to maintain friendly relationships. स्टार्ट जब 15th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से इनके जो चीफ होते थे, ये सारी जहाँ वहाँ की ट्राइब्स हैं, तो इन कम्युनिटीज़ के जो चीफ थे वो मिलते थे असम और मेघालय की, हर साल इकट्ठे होते थे और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो डिस्कस करते थे और फ्रेंडली रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट रख सकते हैं। मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज़ बिगेन टू गैदर अराउंड दिस इवेंट। अब साथ में लोग भी आने लगे उनके, एंड सून इट टर्न इनटू अ फेयर। पहले सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उनको डिस्कस करने के लिए लोग मिलते थे, धीरे धीरे मेंबर भी आने लगे और इसने एक फेयर का रूप ले लिया। वेयर पीपल वुड ब्रिंग देयर प्रोड्यूस एंड बिगेन एक्सचेंजिंग दैम अमंग ईच अदर, जहाँ पर लोग अपना सामान लेकर आते एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। दिस कंटिन्यूज टू बी अ इम्पोर्टेंट सोशियो कल्चरल इवेंट इवन टुडे, और ये आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशियो कल्चरल आप बोल सकते हैं, आज भी जो चल रहा है। बार्टरिंग बिगेन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह शुरू हो जाती है, विद द ट्रेड ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स सच एज रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब एंड स्पाइसेस। तो क्या क्या इसमें जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मतलब जो भी चीज़ें उनकी जो चीज़ें हैं, जो लोकल प्रोडक्ट उनकी हैं, उन चीज़ों के साथ वो शुरू करते हैं। ऑल्सो सीन एट द फेयर आर हैंडमेड गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स, और हाथ से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं, मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल सोर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑन द हिली रीजन्स, और वो नेचुरल मटेरियल से बनती है, जो हिली रीजन में जो चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट में, उनसे वो सारी चीज़ें बनी होती हैं। These are often exchanged with people from the plain of rice cake and other type of food that cannot be grown in the hills। और वो किससे एक्सचेंज करते हैं उसको, जो प्लेन्स में जैसे राइस केक बनता है, मतलब राइस आता है तो उससे वो राइस केक बनाते हैं, तो लोगों के जो हिली रीजन में जो चीज़ें होती हैं वो प्लेन एरिया में नहीं होंगी, और प्लेन एरिया में जो होती है वो हिली रीजन में नहीं होंगी, तो वो अपने वहाँ की चीज़ों को प्लेन में जैसे राइस केक या बाकी चीज़ें मिलती हैं, या ऐसा खाना जो उनके हिली रीजन में नहीं मिलता है, उससे एक्सचेंज करते हैं। बुक्स एक्सचेंज, दिस इज़ अ फन क्लब वेयर यू कैन ट्रेड योर ओल्ड बुक्स विद फ्रेंड। तो इसमें आप अपने पुराने दोस्तों, मतलब जो पुरानी बुक्स है वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट फॉर स्टोरीज, तो ट्रेजर हंट हो जाता है, अलग अलग तरह की स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं। यू ब्रिंग बुक्स यू हैव रेड एंड पिक न्यू वंस फ्रॉम अ बिग कलेक्शन, आपने जो बुक्स पढ़ ली है वो आप यहाँ ला कर रख सकते हैं, और आप वहाँ से जितनी सारी बुक्स होंगी उसमें से कुछ अपने लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट स्वैप योर एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर बुक फॉर अ फ्रेंड मिस्ट्री स्टोरी। हो सकता है कि आपको जंगल स्टोरीज वाली बुक अच्छी लगे, एडवेंचर वाली, तो वो बुक आप अपने फ्रेंड की मिस्ट्री स्टोरी वाली बुक से एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ कूल वे टू डिस्कवर न्यू एडवेंचर्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप नई नई बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना है, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स ने भी बहुत सारी बुक्स ले रखी हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। वन कॉमन एग्जाम्पल इज़ द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड क्लॉथ फॉर न्यू यूटेंसिल्स। तो आज बहुत टाइम पे आपने देखा होगा कि एक्सचेंज करते हैं पुराने कपड़ों को बर्तन लेने के लिए। अ प्रैक्टिस दैट हैज़
persisted over the years। ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। इन दिस सिस्टम अ वेंडर विजिट्स होम। इसमें क्या करता है, वेंडर जो है घरों में आता है, offering households new utensils and other household item in return for their used cloth or fabric। और ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो बर्तन आपको देंगे और उसके लिए वो क्या चाहिए, घर पे जो आपके पुराने कपड़े हैं या फाइबर या कोई भी चीज़ फैब्रिक वगैरह है वो ये ले लेते हैं। दिस एक्सचेंज बेनिफिट बोथ पार्टीज। अब इससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है। कैसे, हाउस होल्ड को क्या होता है, गेट रीड ऑफ आइटम दे नो लॉन्गर नीडेड। जो पुराने कपड़े, जो चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते वो आपकी चली जाती हैं, साथ में उसके बदले आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं, बर्तन वगैरह मिल जाते हैं। और जो वेंडर होता है उसे मटेरियल मिल जाता है जिसको वो दोबारा बेच सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। तो दोनों का ही इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो द इलिस्ट्रेशन गिवन बिलो शोज यू सम ऑफ द वेज इन विच पीपल प्रैक्टिस बार्टर टुडे। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व सिमिलर प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी। कि आपके आसपास में भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? वट आर द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस पीपल हैव इन प्रोसेस। सो येस, सिमिलर बार्टर प्रैक्टिसेस कैन स्टिल बी सीन इन मैनी लोकेलिटीज, जैसे एक्सचेंज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स फॉर यूटेंसिल्स। ठीक है, ओल्ड क्लोथ्स का जो है देकर यूटेंसिल्स लेते हैं। इन मैनी नेबरहुड वेंडर्स विजिट होम एंड ऑफर यूटेंसिल्स और हाउस होल्ड गुड्स इन रिटर्न फॉर ओल्ड क्लोथ्स और फैब्रिक। उन्हें ओल्ड क्लोथ्स और फैब्रिक मिल जाते हैं, जो घर में होते हैं उन्हें नए बर्तन। पीपल फाइंड दिस यूजफुल एट इट अलाउज देम टू क्लियर अनयूज्ड आइटम्स एंड गेट समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न। अब लोगों को ये यूज़फुल हो जाता है क्योंकि उनका जो अनयूज चीज़ें थी वो भी चली जाती है और उनकी वैल्यू में उन्हें कुछ मिल भी जाता है। बुक एक्सचेंज होता है स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में। इन सम स्कूल्स, लाइब्रेरी और कम्युनिटीज़ क्लब्स, चिल्ड्रन एक्सचेंज बुक विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ये एक फ़न वे है जिससे आप नई स्टोरीज पढ़ सकते हैं। बिना नई बुक खरीदे आपको नई बुक्स मिल जाती हैं और इनक्रेज करता है रीडिंग और शेयरिंग के साथ। बुक सेल्स, बार्टर इन द फेयर और इवेंट्स में भी बार्टर्स होते हैं, फेयर या इवेंट्स में। वाइल नॉट कॉमन एवरीवेयर, ट्रेडिशनल फेयर्स जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा आसाम्स जुनबिल मेला आर स्टिल हेल्ड इन सम रीजन्स। कुछ कुछ जगह पर होता है वेयर पीपल एक्सचेंज लोकल प्रोड्यूस्ड हैंडमेड गुड्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर फूड और अदर आइटम। तो इनके लिए जो अपनी जो हिली एरिया में जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो एक्सचेंज करते हैं। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चरल एक्सपीरियंस है एंड हेल्प मेंटेन ओल्ड ट्रेडिशन को जो इसने मेंटेन करके रखा है। येस, ओल्ड क्लोथ्स फॉर यूटेंसिल एक्सचेंज इज स्टिल सीन इन मैनी एरिया एंड बुक एक्सचेंज क्लब्स आर कॉमन इन स्कूल एंड लाइब्रेरीज। एक्सपीरियंस पीपल हैव इन दीज बार्टर प्रोसेस। तो क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे? पॉजिटिव भी होते हैं। इट प्रमोट शेयरिंग एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, हेल्प रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज रीयूज ऑफ आइटम्स, अलाउ पीपल टू गेट यूजफुल आइटम विदाउट स्पेंडिंग मनी। चैलेंजेस क्या है? सम टाइम देयर मे बी डिसएग्रीमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइटम। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो बोलेगा कि इतने का नहीं होगा, ज़्यादा लेंगे या ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैचिंग नीड होनी चाहिए या फिर समवन किसी को ऐसे को ढूंढना जिसे वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है। क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बार्टर गुड्स में नॉट ऑलवेज भी इक्वल और फेयर। क्वालिटी और कंडीशन भी हमेशा सेम या इक्वल या फेयर नहीं रह पाती है। बेसिक फंक्शंस ऑफ अ मनी। अब बेसिक फंक्शन क्या है किसी भी मनी के? सो इट इज़ सेड दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी तो आप उसके बारे में सोचोगे, तभी इन्वेंशन होगा। तो ज़रूरत ही किसी चीज़ का इन्वेंशन है, आविष्कार है। एज द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स दैट वर बींग एक्सचेंज ग्रू। अब जैसे जैसे अलग अलग तरह की चीज़ें बढ़ने लगी, ठीक है, तो उनका नंबर भी बढ़ने लगा, एक्सचेंज होने का वो भी बढ़ने लगा। एंड द डिस्टेंस अक्रॉस विद बार्टर वॉज बिगनिंग टू टेक प्लेस बिकेम लॉन्गर। अब जो चीज़ें उनको चेंज करनी थी, एक्सचेंज करनी थी, उनका डिस्टेंस भी बढ़ने लगा, चीज़ें बढ़ने लगी, नंबर बढ़ना लगा। तो ये सब चीज़ें बढ़ने लगी तो प्रॉब्लम भी आएंगी। सो इट बिकम क्लियर दैट देयर वॉज अ नीड फॉर अ डिफरेंट सिस्टम। अब ये समझ आ गया। अब देखो, आपको अगर कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है तो आपको वो सारी चीज़ लेके जानी पड़ेगी। अब इतनी सारी चीज़ें लेकर जाना, वहाँ पर क्या पता उतना ना बिके या फिर उतना एक्सचेंज ना हो, तो प्रॉब्लम हो गई थी। सो इन सारी चीज़ों से समझ आया कि एक हमें डिफरेंट सिस्टम इसके लिए चाहिएगा। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा कॉमन मीडियम जो सबके लिए यूजफुल हो, वुड मेक ट्रेड ईजियर, जिससे कि ट्रेड ईजी हो जाएगा। एंड सो मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। उस टाइम पे मनी एग्जिस्टेंस में आई, मनी के बारे में लोग सोचने लगे। एज मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू यूज़ इट फॉर ट्रांजेक्शन। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लगे बिकॉज ये ईजी था। बाइंग एंड सेलिंग गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी गुड्स थी, चीज़ें थी या सर्विसेज थी, उसके लिए। इट बिकेम द
एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट। ये जो एक्सेप्टेड मेथड हो गया, सबने इसको एक्सेप्ट किया। एज वी सो इन द फार्मर स्टोरी, जैसे हमने फार्मर स्टोरी में पढ़ा ऊपर, ही कुड नॉट स्टोर द वीट फॉर लॉन्ग एज इट वुड रोट और गेट इटन बाय रैट्स। अब वो क्या था, वो जो है वीट को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता था। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती, ख़राब हो जाती, या फिर रेड्स उसे खा जाते, तो ज़्यादा टाइम तक तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती। इफ़ फार्मर यूजेज मनी, अगर वो मनी यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ वीट के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में वो वीट की बजाय अगर मनी को यूज़ करता, ही कैन कीप द मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम, पैसे को ज़्यादा टाइम तक रख सकता था, एंड यूज़ इट फॉर मेकिंग परचेज लेटर, और बाद में उससे कोई भी चीज़ खरीद सकता था। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी कैसे काम कर रही है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम कर रही है, यानी कि आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। डेट कैन बी यूज लेटर, आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। इजंट इट फैसिनेटिंग, तो कि ये बहुत अच्छा नहीं है। सो मनी ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन डिनोमिनेशंस, तो कॉमन डिनोमिनेशन की तरह काम कर रहा था। डेट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जिसमें जो है जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। और अनेबल द कंपैरिजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म ऑफ देयर प्राइजेस, और उनको जो है आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं उनके साथ गुड्स एंड सर्विसेज का, कि जो उनका प्राइस बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स पे मनी टू द शॉपकीपर इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, कि आपके पेरेंट्स जो हैं कुछ भी चीज़ें आप शॉपकीपर से ले रहे हैं, उनको पैसे देते हैं। दिस मनी इज़ यूज्ड बाय द शॉपकीपर टू पे सैलरीज ऑफ देयर वर्कर, वो इससे क्या करते हैं, अपने सैलरीज, जो वर्कर हैं उनको सैलरी देते हैं, ठीक है। द वर्कर यूज द सेम मीडियम टू बाय एवरी डे एसेंशियल एंड द अदर गुड्स, पे देयर चिल्ड्रन स्कूल फीस एक्सेट्रा। अब आपने कोई चीज़ ली, शॉपकीपर को पैसे दिए, शॉपकीपर ने उनकी शॉप पे जो काम करते हैं उन्हें पैसे दिए, उसके बाद वो वर्कर अपने घर पे गया और अपने घर पे जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं या फिर अपने बच्चे की स्कूल की चीज़ें हैं, उनकी स्कूल फीस है, वो पे करने के लिए उसने उनको यूज़ किया। तो सेम चीज़ अलग अलग जगह पर यूज़ हो सकती है ना। अब ये तो नहीं है कि वो मनी आप यहीं पर यूज़ कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी ले सकते हैं। तो मनी जो है हर जगह पर यूज़ होगी। नाउ थिंक अबाउट इट, सपोज यू नीड टू बाय अ बुक, you have 50 rupees in your pocket, you visit the bookshop in your neighborhood where the shopkeeper tells you that the book is worth 100 rupees। अब आपके पास 50 रुपीज़ है, आप बुक लेने गए, लेकिन शॉपकीपर ने बोला वो 100 रुपीज़ की है। वट ऑप्शन डू यू हैव टू बाय द बुक टुडे, तो आप कैसे उसको बाय कर सकते हैं। विल यू रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू अलाउ यू टू मेक द रेस्ट ऑफ द पेमेंट लेटर, क्या आप शॉपकीपर को ये बोल सकते हैं कि मैं बाकी का पेमेंट बाद में कर दूंगा, लेकिन मुझे बुक की ज़रूरत है तो अभी मुझे बुक दे दीजिए। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप वापस घर जाए पैसे लेकर आएँ, इस तरह से भी हो सकता है। अब यहाँ पर पैसे अलग अलग तरह से यूज़ हुए थे। सो द फैक्ट, अब इसका फैक्ट क्या है, डैट मनी इज़ एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट मेक्स मनी अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब मनी को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड पेमेंट मतलब अलग अलग तरह की पेमेंट के लिए उसे स्टैंडर्ड माना गया कि ये बिल्कुल सही है, आपको कोई चीज़ एक्सचेंज करके लेके आने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द जर्नी ऑफ मनी, लुक एट द टाइमलाइन गिवन बिलो। तो नीचे जो टाइमलाइन दी गई है, जो हमने बुक में देखा था, क्या क्या चेंजेस मनी में हुए हैं। सो 600 BC में बार्टर सिस्टम था, गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी। 1000 BC में क्या हो गया, कोडी सेल आ गया, यूज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी। 600 BC में क्या हुआ, मेटल कॉइनेज आ गया, कॉइन्स आ गए थे जो आयरन, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर से बने होते थे। 1861 में ऑफिशियल पेपर मनी आई, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी इन इंडिया। 1980 में डिजिटल मनी आई, कार्ड्स वगैरह जैसे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ होने लगी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। 2016 में UPI आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट अलाउज इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल फोन। कोइनेज, एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइमलाइन, अब नीचे टाइमलाइन दी है, कॉइन्स वर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी। कॉइन जो सबसे पहले मनी के फॉर्म में आए थे, पहले कॉइन्स का यूज़ होता था, बाद में नोट्स वगैरह आए। ड्यूरिंग दोज टाइम rulers would issue coins that were used by the citizen of their respective किंगडम्स फॉर ट्रांजेक्शन। तो जो राजा होते थे, रूलर होते थे, वो कॉइन इशू करते थे और सिटीजन्स उनको अपने किंगडम में, जो किंगडम है उसी में मोस्टली यूज़ होता था, बाहर नहीं होगा। सो डिफरेंट किंगडम वुड हैव देयर ओन कॉइनेज, तो हर एक का अलग अलग जो है अपना कॉइन होता था हर एक किंगडम का। द मिंटिंग, अब मिंटिंग क्या है, प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करने के कॉइन को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वो जगह को मिंट बोलते हैं और उस प्रोसेस को मिंटिंग बोलते हैं।
A mint refer to a manufacturing facility that produce coins that are used as a national currency. और mint क्या होती है? एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं जहाँ पर करेंसी नेशन की जो करेंसी है वो बनाई जाती है. एलोए क्या होता है? एक metal made by combining two or more metallic elements. दिस मेक द कॉइन स्ट्रोंग. अब इसमें क्या होता है? एलोए में दो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है और उससे एक कॉइन बनाया जाता है, एक मेटल बनाया जाता है, जिससे कि कॉइन ज़्यादा स्ट्रोंग बने. अब अलग अलग किंगडम के अलग अलग क्या होते थे? कॉइनेज होते थे. सो द मिंटिंग यानी कि जो प्रोसेस होती थी वो कॉइन बनाने की, यानी इश्यूज ऑफ कॉइन वॉज कंट्रोल्ड एंटायरली बाय द रूलर. सिर्फ रूलर ही उसे कंट्रोल कर सकता है. ओवर टाइम द कोइन ऑफ द पावरफुल रूलर वर एक्सेप्टेड अक्रॉस वेरियस किंगडम. अब जो पावरफुल रूलर होते थे ना, ये होता था कि उनका कोइन हर जगह यूज होगा, हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा. एंड नॉट जस्ट देयर ओन, सिर्फ उनके किंगडम में नहीं, बाकी जगह भी. देयर फैसिलिटेड ट्रेड अक्रॉस ज्योग्राफीज. अब उससे क्योंकि वो ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ट्रेड वगैरह करते थे, तो इसलिए उनके कॉइन वहाँ भी यूज़ होते थे. द कॉइन वर मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर और देयर अलॉयज. अब ये किससे बनते थे कॉइन? गोल्ड, सिल्वर या कॉपर से, या फिर इनको मिक्स करके एक मटेरियल बनता उससे. दे वर कोल्ड करशापाना और पन्नाज. ठीक है, पन्नाज या करशापानाज जिन्हें बोला जाता था. दे हैड द सिंबल पंच्ड ऑन देम कोल्ड रूप्स. ठीक है, रूपाज या रूप उन्हें बोला जाता था. तो ये देखो, ये बार्टर सिस्टम था 6000 BCE तक. फिर 10,000 BCE में ये कोड़ी आ गई, यहाँ पर कोड़ी का यूज़ किया जाता था. उसके बाद 600 BCE में मेटल कॉइनेज आ गए, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सब का यूज़ होता था. उसके बाद 1861 में ऑफरिंग पेपर मनी आया. 1980 में डिजिटल मनी, डिजिटल कार्ड और क्रेडिट कार्ड आया. 2060 में यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट जो है आ गया था. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आए. सो डू दिस वर्ड साउंड फैमिलियर टू अ वर्ड वी यूज़ फॉर मनी टुडे इन इंडिया? सो डज दिस वर्ड, क्या ये जो वर्ड है रुपा, ठीक है, जिसे हम रुपए भी बोलते हैं, रुपए की तरह यूज़ हो गया ना, तो इसे ये क्या बोलते थे? रुपास या रुपस, इस तरह से बोलते थे. तो क्या ये हमारी मनी की तरह बिल्कुल सेम नहीं है, रुपीज़ की तरह? इन एंशियंट टाइम, अब यहाँ पर देखो क्या है, इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग दैट वेरिएशन ऑफ वर्ड पन्ना. अब पन्ना का जो है वेरिएशन अलग अलग है. कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन तमिल, तेलुगु एंड मलयालम एज पन्नम एंड इन कन्नड़ एज हना फॉर मनी. सो कन्नड़ में हना बोला जाता है, मलयालम में पन्नम बोला जाता है. तो अलग अलग जो है इसी का वेरिएशन यूज़ हो रहा है. अलोए ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर यूज टू मिंट कोइन. अब कोइन को बनाने के लिए सिल्वर और कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता था. द कोइंस वी यूज टूडे आर ऑल्सो अलोए कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ आयरन. अब आयरन का यूज़ किया जाता है मोस्टली, और आज भी अलोए करके ही, यानी कि दूसरी चीज़ों को ऐड करके ही दो मेटल को जोड़ के एक मेटल बनाया जाता है जिससे कोइन बनते हैं. दे कंटेन अदर मटेरियल. अब दूसरा मटेरियल क्या है? चारनो. They contain other materials like तो दूसरे मटेरियल जैसे क्रोमियम, सिलिकॉन एंड कार्बन इन प्रीशियस प्रपोर्शन. तो प्रीशियस मतलब बहुत, मतलब ठीक से जैसा उन्हें चाहिए उतना ही प्रपोर्शन लेकर उनको यूज़ करते थे. यू विल लर्न मोर अबाउट अलोय इन योर साइंस लेसन. साइंस लेसन में ज़्यादा पता चलेगा, क्लास में जाएंगे तो आप. सो इन एंशियंट टाइम द टू साइड ऑफ द कॉइन, द हेड, ऑब्जर्व. अब ऑब्जर्वर क्या है? द साइड ऑफ अ कोइन और मेडल बेयरिंग द हेड एंड द प्रिंसिपल डिज़ाइन. तो जो ऊपर होता था जिसमें प्रिंसिपल डिज़ाइन बना होता था, जिसपे हेड बना होता था, उसे वो बोलते थे. एंड द टेल, जो कि उसके पीछे है, इसमें डिफरेंट काइंड के सिंबल बने होते थे, मोटिव एनग्रेव्ड होते थे, यानी कि बने होते थे उनके ऊपर. These included nature motifs like animals, trees, hills and those of kings or queens and deities. तो अलग अलग चीज़ें उसमें बनी होती थी. For example, the coins of the Chalukyas had a वरहा image. वरहा जो है अवतार है किसके? विष्णु के. तो उसकी इमेज वहाँ पर, ये देखो, ये वरहा की इमेज है, वो बनी होती थी एक साइड पे, और डेकोरेट होता था 3 टायर्ड पैरासोल ऑन द अदर साइड. ठीक है, इस तरह से दूसरी साइड में वो पूरा डेकोरेट होता था. अब ये सिल्वर कॉइन है, टाइगर एम्बलम है चोलाज के टाइम का. द कॉइन शोन इन द फिगर वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन पुदुकोटोई इन तमिलनाडु. देयर हेड एम्बोस्ड आर दोज ऑफ रोमन किंग्स. वट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम सच फाइंडिंग? तो ये जो कॉइन हमने देखे हैं,
ये जो है तमिलनाडु में मिले हैं और इनमें जो रोमन किंग्स हैं उनके फेसेस दिखाई दे रहे हैं. So, from the discovery of Roman gold coin in Pudukkottai, तमिलनाडु, we can draw the following conclusion. Active trade था रोम के साथ. Southern India has strong maritime trade links with the Roman Empire. India's trade advantage. The presence of Roman coins suggests that Roman were buying goods from India. वो यहाँ से चीज़ें लेकर जाते थे, indicating ट्रेड वॉज इन इंडियाज़ फेवर, कि ट्रेड जो इंडिया के फेवर में था क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें थी जो उनके पास नहीं थे. हाई डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स. Roman coins in India implies that Indian goods like spices, textiles, and pulse were valuable in foreign markets. Cultural and economic exchange. This shows early globalization exchange, not just for good, but also currency and possible ideas. This coin prove India's rich trade relation with the Roman world and highlight the prosperity of ancient South Indian ports. Now, द यूज़ ऑफ कोइंस. अब कोइनेज का यूज़ करने से हेल्प्ड बूस्ट इंडियाज़ मैरी टाइम ट्रेड. अब जो समुद्र के रास्ते जो ट्रेड होता था उसको इन्होंने बढ़ा दिया विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ. फॉर एग्जाम्पल, दे वर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है, अब ये कहाँ होते थे? मोस्टली केरला और तमिलनाडु, मतलब जो वहाँ का एरिया है जहाँ पे स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा थे, तो वहीं से ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा होती थी, वो सब चीज़ें. सो दिस थ्रो लाइट ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द सदर्न इंडिया. सो इससे जो है सदर्न इंडिया में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी उसके बारे में पता चलता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ. बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, स्कॉलर्स कंक्लूड दैट द ट्रेड वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया. सो इससे पता चलता है कि ट्रेड जो है कितना फेवर में था इंडिया की, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जो बाकी देशों को चाहिए होती थी, तो बहुत ट्रेड होता था. अब एक आना, ठीक है, आना बोलते हैं इसे, वॉज इक्वल टू 1/16 ऑफ अ रुपीज़. ठीक है, एक रुपये का 1/16 पार्ट एक आना बोलते हैं. इन 1947 1 आना कुड बाय अ डजन बनानास. एक आना में 1 डजन बनाना ले सकते थे. 1/2 आना इज इक्वल टू 942 ऐसे बनता था. क्वार्टर आना ऐसा था 1918 में. 1 आना 1943, ठीक है, और 1 पैसा 1945. टुडे वी सी कॉइन ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, अलग अलग साइजेस के जो हैं कॉइन हम देखते हैं फॉर वेरियस डिनोमिनेशंस विद बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. अलग अलग तरह से लिखे होते हैं, हिंदी इंग्लिश हर जगह में. यूज्ड ऑन ईच कॉइन, हर कॉइन पे होता है. स्पेशल कॉइन आर ऑल्सो मिंटेड. अब कई बार जो है स्पेशल कॉइन भी बनाए जाते हैं, मिंट किए जाते हैं टू मार्क इम्पोर्टेंट इवेंट, जिसमें जो है इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं किसके? नेशन के. अब देखो हमारे रुपीज़ का जो साइन है ये है. सो द साइन, रुपीज़ साइन जो है वो अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010. इसको 2010 में जो है लिया गया था, उससे पहले साइन नहीं था, उससे पहले हम जो है वैसे लिख देते थे इस तरह से. इट वॉज डिज़ाइन बाय द उदय कुमार फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे. तो उदय कुमार ने इन्हें डिज़ाइन किया था जो बॉम्बे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है. द सिम्बल इज़ अ मिक्स ऑफ द देवनागरी र एंड द रोमन आर. अब इसमें क्या है, जो हिंदी का र होता है, जो इंग्लिश का मतलब जैसे आर लिखते हैं रोमन में, उन दोनों का मिला के इसे बनाया गया है. विद 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, जिसमें 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं इस तरह से, रनिंग एट द टॉप ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द नेशनल फ्लैग एंड ऑल्सो द इक्वल टू साइन. तो इक्वल टू साइन भी हो जाता है ये, ठीक है, और हमारे नेशनल फ्लैग की तरह भी ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है. सो आप देखेंगे तो हर जगह पर पहले ऐसे था, अब हमारा 5 का नोट ऐसे आता है जो न्यू वाले आए हैं. और ये देखो स्पेशल मार्किंग के लिए बनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो कुछ कुछ जो है स्पेशली भी इन्हें बनाए गए हैं. कॉइन विद सिंबल मेकिंग इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2021. Now you have to organize yourself into group of 5 students, take up a group project or collect old coins from your family members, neighbors, shopkeepers and so on. Document these various features. What are they made of? कैसे वो बने हैं? What is the year inscribed on the coin? किस साल में वो बने हैं? And what do you observe on the observe and reverse side? Starting में observer और reverse side में क्या क्या हैं वो चीज़ें लिखनी है. And what can you guess from योर ऑब्जर्वेशन, और आप इससे क्या गैस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. तो ग्रुप बनाने हैं, कॉइन्स इकट्ठे करने जहाँ से मिले. एक आपको फाइल टाइप बना लेना, उसमें लिखना है स्टार्टिंग में क्या है, पीछे क्या दिखाई दे रहा है, किस साल में वो बने हैं, किसने बनाया था, और क्या क्या चीज़ें वो कॉइन को देखकर आपको समझ आ रही हैं. सो वाइल द बार्टर सिस्टम यूज नॉन मेटेलिक मनी.
अब बार्टर सिस्टम में तो नॉन मेटेलिक मनी थी एज डिस्कस्ड अबव. कॉइनेज डेट इज मेटेलिक मनी गेव वे टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी. तो अब मेटेलिक मनी की वजह से दूसरे तरीके की भी मनी भी बनने लगी, अदर फॉर्म्स भी बनने लगी. What do you think happened as coin began to be used for all type of exchange? तो अगर coin जो है हर टाइप ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ होने लगे तो क्या हुआ? वेदर टू बाय वेजिटेबल और टू बाय सम लैंड, वट प्रॉब्लम कुड हैव कम अप. तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे? सो एज coin began to be used for all type of exchange big or small, several thing like happened. क्या क्या होगा? ट्रेड बिकम ईजियर, ट्रेड्स जो है ईजी हो जाएंगे. पीपल नो लॉन्गर नीडेड टू मैच गुड्स एग्जैक्टली इन द बार्टर. बार्टर की तरह आपको चीज़ जो है एग्जैक्टली सेम वो चीज़ नहीं चाहिए उसके पास, आपके पास पैसे तो आप एग्जैक्टली उससे ले सकते हैं. ठीक है, बार्टर सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहेगी. स्टैंडर्ड वैल्यू एमर्ज होगा, प्राइस जो है फिक्स हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. मार्केट एक्सपेंड हो जाएंगी, मोर पीपल को ट्रेड इवन विद स्ट्रेंजर्स. पॉसिबल प्रॉब्लम क्या होंगी? फेक कॉइन्स आ सकते हैं. Counterfeiting could have increased. Storage and safety, people needed safe places to keep coins. Weight issues, carrying large amount of coin for big purchases would be heavy and risky. Value fluctuation, like metal coins value जो है could change with the metal market values. Unequal access, not everyone may have had enough coin, leading to economic inequalities. Coin made trade smoother but also brought challenges like security and counterfeiting and inequality. तो ये सारी चीज़ें भी होंगी. As you may have imagined, आपने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया होगा, it became difficult to carry a large number of coin. अब इतने ज़्यादा कोइंस को अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोइंस लेके जाना हैवी हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा कहीं भी जाना. स्टोरिंग द कोइन ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम, और इतने कोइंस को स्टोर करना भी प्रॉब्लम होगा. सो द सर्च फॉर अ मोर सुटेबल अल्टरनेटिव इनेबल्ड. तो इसके लिए और अल्टरनेटिव ढूंढने लगे कि और कौन सा तरीका है जिससे हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं स्टोर करना, कैरी करना. विद द यूज़ ऑफ पेपर मनी, तो इसके लिए क्या है हुआ? पेपर मनी आई. पेपर मनी और करेंसी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना, सबसे पहले चाइना में यूज़ हुई. एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी. और इंडिया में कब आया? 18th सेंचुरी में आया था, वो भी बिल्कुल लास्ट में. यूनिफेस नोट ऑफ बंगाल, लेफ्ट में जो है बैंक ऑफ बंगाल का है, और ये 10 रुपीज़ का नोट है जो बैंक ऑफ बॉम्बे का है. ठीक है, जो उस टाइम पे यूज़ हुआ था. अब करेंसी क्या है? सिस्टम ऑफ मनी डेट इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री. तो सिस्टम है मनी का जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में यूज़ होती है, तो उसे हम करेंसी बोलते हैं. जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़ है. ठीक है, और यूएस में जाएंगे तो डॉलर है. तो अलग अलग जगह की अलग अलग करेंसी होती है. तो जिस कंट्री में जो जिस तरह की मनी यूज़ होती है उसे हम उसकी करेंसी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉइन एंड पेपर नोट डेट आर यूज्ड इन इंडिया इज इन टर्म ऑफ रुपीज़ इज कॉल्ड इंडियन करेंसी. तो रुपीज़ के रूप में यूज़ होता है, इसके लिए टर्म हमने रख रखी है रुपीज़. तो ये इंडिया की करेंसी है. डिनोमिनेशंस, यूनिट इन विच कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर क्लासीफाइड, जैसे वो क्लासीफाई किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी इंक्लूड 50 पैसे भी आता है, 1 रुपीज़, 2, 5, 10, 20. और पेपर नोट्स किस किस के हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 1000 के. ठीक है, बीच में 2000 का भी आया था, बाद में उसे बंद कर दिया. सो वाइल कॉइन्स आर यूज्ड फॉर स्मॉलर डिनोमिनेशन, अब कॉइन्स में जो है छोटे पैसे थे. ठीक है, ज़्यादा बड़े पैसे जो है कॉइन में नहीं आए. पेपर करेंसी जो है हाइयर डिनोमिनेशन के लिए थी. टुडे मोस्ट ऑफ द करेंसी नोट्स आर लुक लाइक दिस. तो इस तरह से दिखते हैं जो आजकल के करेंसी नोट्स हैं. नाउ यू हैव टू लुक एट अ 50 और 100 रुपीज़ नोट. कैन यू आइडेंटिफाई द मॉडिफाइड डिफाइसिंग इंडियन कल्चर हेरिटेज ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट्स. तो हमने जो नोट्स देखे हैं ना, उनके रिवर्स साइड पे कल्चरल हेरिटेज की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, बनी हुई हैं. उनके बारे में आपको फाइंड आउट करना है. सरफेस जो भी नोट पे है वो सरफेस को आपको फील करना है नोट का. बट स्पेशल फीचर ऑफ करेंसी नोट्स हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स टू आइडेंटिफाई द नोट्स डिनोमिनेशन, कि वो किस तरह से जो फाइंड आउट करेंगे कि ये नोट कितने का है. विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ की. अर्लियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने देखा, वी रीड दैट इन एंशियंट टाइम कॉइन्स वर यूज्ड इशूड बाय रूलर उन्हें इशू करता था. टुडे इन इंडिया, आज इंडिया में क्या है? वी हैव अ सेंट्रल अथॉरिटी. अब भी हमारे पास एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, डेट कंट्रोल द इशू ऑफ करेंसी, जो इशू करती है करेंसी को, पूरा देखती है कितना होगा क्या नहीं होगा.
So it is not legal for anybody other than the RBI to issue currency. So RBI के अलावा अगर कोई भी जो है इशू करता करेंसी अपने आप से बना लेता है तो वो इलीगल है, लीगल नहीं है. अब पैसे भी आ गए, कोइंस भी आ गए, नोट भी आ गए, उसके बाद क्या, अब आया न्यू फॉर्म ऑफ मनी, अलग तरीका. एज टाइम हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड. अब टाइम प्रोग्रेस करने लगा, टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई. अदर फॉर्म ऑफ मनी हैव केम टू बी यूज टुडे. आजकल दूसरी तरह की मनी जो है यूज़ होती है. लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. देखते हैं. कृष्णप्पा सेल्स सीजनल फ्रूट्स ऑन अ कार्ट. तो वो कार्ट पे जो है क्या करते हैं, सीजनल फ्रूट्स बेचते हैं. अलोंग साइड द कलरफुल फ्रूट डैट ही अरेंजेस नीटली ऑन हिज कार्ट इज़ अ लिटिल कार्ड विद अ QR कोड. अब उन्होंने सारे फ्रूट्स बहुत ईजिली अच्छे से लगा रखे हैं और साथ में एक ये भी लगाया. ये क्या है, QR कोड. अब QR कोड क्या होता है, QR मीन्स क्विक रिस्पॉन्स कोड. दिस आर कलेक्शन ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर. तो इसमें ब्लैक और वाइट कलर के स्क्वायर्स बने होते हैं छोटे छोटे, जो रीडेबल होते हैं. किससे, स्मार्टफोन से इजीली रीड कर सकते हैं. और QR स्कैनर ऐप होती है, उनसे आप इजीली इनको रीड कर सकते हैं. और पेमेंट वगैरह होती है. सो इसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है. किसकी, जो जिसको आप स्कैन करेंगे उसके ऊपर जिसका नाम लिखा होगा ना, उसके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसमें होती है. एंड आर यूज टू मेकिंग मोनेटरी ट्रांजेक्शन. और आप इजीली अपने अकाउंट से इसको स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके इजीली जो है उनके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं. सो हिज कस्टमर स्कैन द QR कोड. तो जो भी आते हैं कस्टमर उसको स्कैन करते हैं विद देयर मोबाइल फ़ोन एंड पे फॉर देयर परचेज डिजिटली. और डिजिटली वो पे कर देते हैं. द पेमेंट देन गोज डायरेक्टली इनटू कृष्णप्पा बैंक अकाउंट. और वो पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में चले जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम tangible forms of money such as coins and paper notes, money has taken intangibly forms that we cannot touch and feel. अब पहले क्या थी, हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आजकल मनी ने ऐसा फॉर्म ले लिया कि हम टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं. ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल मनी विच इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसे हम डिजिटल मनी बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. हैव यू ऑब्जर्व अदर पीपल अराउंड यू मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट विदाउट यूजिंग कॉइन और नोट. तो क्या आपने अपने आसपास भी देखा है कि लोग जो है बिना टच किए इस तरह से QR कोड से मनी भेजते हैं या लेते हैं. तो बहुत देखने को मिलेगा. डिफरेंट पेमेंट मेथड्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांजेक्शन. इसको भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक्सेट्रा आर यू ऑल्सो यूज फॉर ट्रांजेक्शन. तो इन सबको भी यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है. और मोस्टली ये सब डिजिटल पेमेंट ही हैं. दीज मीडियम डायरेक्टली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सनस बैंक अकाउंट इन टू अनदर. इसमें क्या होता है, डायरेक्टली पैसे एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं. वी विल लर्न मोर अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन लेटर. इसके बारे में आगे और भी ज़्यादा हम पढ़ेंगे और कौन कौन से मेथड हैं बाद में. फर्स्ट वी चेक कर लेते हैं कि आगे क्या क्या अभी हमने पढ़ा. द बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट बिफोर मनी केम इन टू एग्जिस्टेंस. बार्टर सिस्टम क्या था, तब एग्जिस्टेंस में था जब तक मनी नहीं आई थी, तो उससे पहले. अ वेराइटी ऑफ कम्युनिटीज़ वर यूज टू फैसिलिटेट एग्जिस्टेंस. और आज भी कुछ जो है इन्हें यूज़ कर रहे हैं एक्सचेंज के लिए. द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब उसमें कुछ लिमिटेशन थी कि इतनी सारी चीज़ें लेकर हर बार हर चीज़ को लेकर जाना प्रॉब्लमेटिक होता था या इतनी दूर तक नहीं कैरी कर सकते थे, जिसकी वजह से मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आई डेवलप हुई. फॉर्म ऑफ मनी इवोल्व थ्रू टाइम. अब मनी के जो तरीके हैं, टाइप्स ऑफ मनी है, वो चेंज होती रही टाइम के साथ साथ. जैसे पहले शेल्स आते थे, कोड़ी यूज़ हुआ, देन कॉइन यूज़ हुए, फिर पेपर करेंसी आई. दिस इवोल्यूशन कंटिन्यूज एज वी क्रिएट न्यू एंड ईजियर वे टू मेक एंड रिसीव पेमेंट. अब ये इवैल्यूएशन, ये जो हमेशा आगे चलता रहा, हम जो है और भी नए और इजी वे फाइंड आउट करते रहे पैसे जो है रिसीव करने के या देने के, जिसमें से एक है QR कोड डैट यू सो इन द इलस्ट्रेशन अबो, जो हमने ऊपर भी देखा है. उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. नाउ हाउ डज द बार्टर सिस्टम टेक प्लेस एंड व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटीज वर यूज्ड फॉर एक्सचेंज अंडर द सिस्टम. So the barter system is an exchange method where people directly trade goods and services without using money. So money को बिना यूज़ किए वो ट्रेड करते थे goods and service का. In this system, if a person wants something they don't have, they offer something they own in exchange. अगर किसी को वो चीज़ चाहिए जो उनके पास नहीं है तो उन्हें कोई ना कोई चीज़ दूसरे को देनी पड़ेगी. For example, if a farmer wants wheat but has wheat but needs a pair of shoes,
So they might offer some wheats to a shoemaker in return for shoes. Various commodities were used for exchange in the barter system. These could be everyday items or goods that were widely accepted and useful. Common items are kettles जैसे कि cow, goats, horses, ये exchange किए जाते थे अलग अलग goods and services के लिए. Food grains, wheat, rice and other grains were commonly used especially in agriculture society. Clothes, fabric and garments were exchanged especially in regions with textile industries sold. This was a valuable commodities in ancient time used for both food preservation and seasoning. Cody shells. These shells were used as a medium of exchange in various cultures, especially in Africa and part of India. What were the limitation क्या थी इसकी? So although the barter system was a common way of exchange, it has several limitation. तो बहुत सारी limitation थी. Double coincidence of wants. For a successful exchange, both parties must have what the other want. दोनों के पास वो चीज़ होनी चाहिए तो दूसरे को चाहिए. For instance, if you want wheat but need shoes, if you have wheat but need shoes, you must find someone. तो आपको किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसके पास शूज़ हैं और उसे wheat चाहिए. सो जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्रेड डिफ़िकल्ट होता था. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. देयर वॉज नो स्टैंडर्ड वे टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बैग्स ऑफ वीट शुड बी एक्सचेंज फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि कितने बैग्स में एक पेयर ऑफ शूज़ आएगा. द वैल्यू ऑफ गुड्स could vary greatly depending on the situation. तो जो गुड्स की वैल्यू थी वो डिपेंड करती थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, लीडिंग टू डिस्प्यूट, जिसकी वजह से डिस्प्यूट वगैरह भी हो जाते थे. इनडिविजिबिलिटी. सम गुड्स कुड नॉट बी डिवाइडेड फॉर एक्सचेंज. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते एक्सचेंज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉन्टेड टू एक्सचेंज एन ओक्स फॉर सेवरल गुड्स. अब ये अपने बैल को बेच रहा है या दे रहा है, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो ओक्स को अलग अलग पार्ट्स में कट नहीं कर सकता है. इट वुड बी हार्ड टू स्प्लिट द ओक्स विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू. पोर्टेबिलिटी. Carrying large or bulky goods for trade like cattle or grains was not convenient, especially for long distance. Durability. Many commodities used in the barter system like food item could spoil or get damaged, making them unsuitable for long-term shortage. So these limitations led to the development of money as a more efficient medium of exchange. अब यहाँ देखो, मनी से पहले बार्टर सिस्टम था, देन 1000 में कोड़ी शेल आए, फिर 600 में कोड़ी शेल भी थे लेकिन साथ में मेटल कोइनेज भी आ गए थे, सॉरी मेटल के जो कोइन वगैरह थे वो. उसके बाद में ऑफिशियल पेपर मनी आई 1861 में जो आज तक चल रही है. 1980 में डिजिटल मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आए जो भी अभी भी चल रहे हैं. 2016 में जो है UPI आया. What are the silent features of ancient Indian coin? So ancient Indian coins had several important features that made them unique. Material used. Coins were made from various metals including gold, silver, copper, alloys. And the use of metal like gold and silver made them valuable. Design and symbol. Coin often had symbols, images or deities engraved on them. For example, the coin of the Mauryan Empire featured the image of the lion or the peacock, and those of the Chalukyas had the Vara's image. तो उनके पास वारा की इमेज थी. वो क्या है? बोर अवतार है किसके? लॉर्ड विष्णु के. स्टैंडर्डाइजेशन. Coins were minted in a specific weight and size to maintain uniformity in transaction. Name and inscription. Ruler often inscribed their name or title on the coins, which helped identify the issuing authority. Some coins also feature the name of the place or kingdom. Regional variation. Different kingdoms had their own coins, often reflecting local symbols or deities. For instance, the Chola dynasty used coins with symbol like a tiger. So these features helped establish coin as a reliable and standardized form of currency for trade and transaction. How has money, a medium of exchange, transformed over time? तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है? So the medium of exchange has undergone significant changes over time. So देखते हैं किस तरह से ट्रांसफर हुआ. First, barter system to commodities money. Initially, people used a barter system exchanging goods directly. Later, commodities such as salt, cattle, and cowrie shells became money because they were widely accepted. Introduction of coin. With the rise of empire and trades, coins made from metal like gold and silver were introduced. These coins were easier to carry,
हैड अ स्टैंडर्डाइज वैल्यू एंड वर एक्सेप्टेड अक्रॉस द रीजन. सब जगह इनको जो है जो एक्सेप्ट किया जाता था. रोमन गोल्ड कॉइन, पेपर करेंसी इन द 18th सेंचुरी. ये वाले जो है रोमन गोल्ड कॉइन है. 18th सेंचुरी में क्या हुआ, पेपर मनी इंट्रोड्यूस्ड हुई इंडिया में. इट वॉज ईजियर टू कैरी एंड स्टोर देन कॉइन्स. कॉइन से ज़्यादा ईजी था कैरी करना और स्टोर करना, स्पेशली फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन, ज़्यादा ट्रांजेक्शन में. पेपर करेंसी ऑल्सो हेल्प्ड इन मैनेजिंग द ग्रोइंग इकोनॉमी. Digital money. In modern time, digital money has emerged. People now use bank transfer, debit or credit cards, or mobile apps like UPI for transaction. This has made payment faster and more convenient, reducing the need for physical money. So, money has evolved from a physical form to a digital one, making exchange quicker and more efficient, and allowing for transaction across the globe without the need for physical exchange of goods. What steps might have been taken in ancient times so that the Indian coins could become the medium of exchange across countries? So in ancient time, for Indian coins to become the medium of exchange across countries, the following steps might have been taken. तो ये steps ले सकते हैं. Acceptance across regions. Indian rulers, especially during the Mauryan and Gupta Empire periods, ensured that their coin were accepted across neighboring kingdoms and region. उनके coin जो है आसपास के रीजन या जगह पे भी एक्सेप्ट किए जाते थे. The value of these coins has to be recognized and trusted by the trader from different areas. उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था, ट्रस्टेड किया जाता था जो डिफरेंट एरिया में ट्रेडर्स होते थे. ट्रेड नेटवर्क्स. India has extensive trade network with region like the Roman Empire, Southeast Asia and Central Asia. Indian merchant would trade goods such as spices, silk and textile. तो टेक्सटाइल वगैरह ये सारी जो है ट्रेड करते थे जो इंडियन मर्चेंट्स थे. कोयन फ्रॉम पावरफुल इंडियन किंगडम लाइक द मौर्य एंड द कुशानास बिकम एक्सेप्टेड इन दिस इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स. तो मौर्य और जो कुशान अंपायर थे या पीरियड था या उनके जो राजा थे उनके कॉइन्स यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते थे. Standardized weights and measures to ensure the smooth exchange of coin across countries. So ensure करने के लिए smooth exchange coin का countries में Indian ruler standardize the weight and purity of these coin. तो Indian ruler जो weight और purity थी इन coin की वो अच्छे से check करते थे, standard रखते थे. This made it easier. तो ये easier हो जाता था merchant के लिए understand करना value की, जो Indian coin की value क्या है उनके local currency में. Minting coin with universal symbol. Indian ruler minted coins with symbol of gods, animals and ruler that were recognized by people from different cultures. तो वो जो symbols का यूज़ करते थे, gods का, animals का, ruler का, ताकि जो different culture में भी उनको पहचाना जा सके. These symbol helped increase the trust in Indian coins, जिसकी वजह से Indian coins में जो trust था बाकी के trader, बाहर के trader का increase हुआ. Establishing diplomatic relation. Diplomatic ties with neighboring countries would ensure that Indian currency was accepted in foreign markets. Indian currency को बाहर के मार्केट में एक्सेप्ट किया जाने लगा. The exchange of goods, services and cultural values created an environment. तो एक environment create किया where Indian coins were seen as valuable and trustworthy medium of exchange. जहाँ पर Indian coins को जो है valuable treat किया जाता था, देखा जाता था और trustworthy माना जाता था. Through these steps, Indian coin became widely accepted and used in international trades, making them an essential part of ancient global commerce. ये जो है इंडियन जो अभी की पेपर करेंसी है वो. Read the following line from the Arthashastra. An annual salary of 60 pannas could be substituted by an adhaka of grain per day, enough for 4 meals. One adhaka is equal to about 3 kgs. What does this indicate about the value of one panna? तो इससे एक पन्ना की मतलब क्या हुआ, क्या वैल्यू थी. So this passage from the Arthashastra indicate that the value of one panna can be understood by the comparing it with the amount of grain. Grain के amount से हम कर सकते हैं that could be substitute for it. So one panna value. The passage suggests that the annual salary कितनी है, 60 pannas could be substituted by an adhaka of a grain per day. Adhaka means 3 kg, which is about 3 kg of grain for 4 meals. If we break it down, this means that 60 pannas is roughly equivalent to annual supply of 1950 kilograms of grain since 365 days are considered in a year.
comparison. So the value of one panna is calculated by dividing the total grain supply by the number of pannas. In this case one panna किसके इक्वल हो जाएगा 18 kg of grains per year, or the amount of grain needed for a few meals every day. Understand the value? So this indicate that panna was seen a valuable unit of currency during ancient time, enough to sustain a person's basic needs such as food for an entire year. तो मतलब एक साल तक पूरा वो मतलब एक पन्ना में इतना ले सकता है कि पूरा एक साल उसका काम चलेगा. The fine for failing to help a neighbor was 100 pannas. Compare this with the annual salary. What conclusion can you draw about the human values being increased through this? So the fine for failing to help a neighbor. अब फाइन यहाँ पर बताया गया कि अगर आप अपने नेबर की हेल्प नहीं करते हैं तो उसका फ़ाइन है कितना 100 पन्नास. 100 पन्नास कंपेयर टू एनुअल सैलरी कितनी थी 60 पन्नास. तो सजेस्ट करता है कि जो कम्युनिटी वेलफेयर है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाईली रिगार्डेड थी, कि वो ज़्यादा ज़रूरी मानी गई थी उस टाइम पे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फाइन बीइंग हायर देन द एनुअल सैलरी शोज डेट हेल्पिंग अदर वॉज कंसिडर्ड मोरल ड्यूटी, कि वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही है. अगर नहीं करेंगे तो फाइन आपका इस तरह से बढ़ सकता है. इफ़ अ पर्सन फेल टू हेल्प अ नेबर इट वॉज सीन एज अ सीरियस ऑफेंस डेट्स अफेक्टेड द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी. तो इसे बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाता था. द फाइन सर्व्ड एज अ डेटरनाइंट इंक्रीजिंग पीपल टू हेल्प अदर इन नीड. तो इससे जो है लोग इनकरेज होते थे, हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे. एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यूज़. सो इस लॉ से ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि मोरल असिस्टेंस कितना ज़रूरी था उस टाइम पे, इंपॉर्टेंस कितनी थी. पेनल्टी जो है नॉट डूइंग सो इंश्योर्ड, अगर इसके लिए पेनल्टी भी थी कि अगर नहीं करेंगे तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है. तो इससे लोग डर के मारे पेनल्टी भाई देनी पड़ेगी, 100 पन्नास देने हैं जबकि एनुअल सैलरी 60 पन्नास है. सो इंश्योर होता था कि वो एक्ट करे रिस्पॉन्सिबली विद कंपेरिजन टुवार्ड्स अदर. Strengthening community ties. By setting a high fine for not helping, the security encouraged individual to take the community's well-being and think of the community's well-being before their own, reinforcing the ideas of harmonious and cooperative society. तो इतना फाइन था तो लोग खुद ही हेल्प करने के लिए एक तरह से उनको encourage करना था कि सोसाइटी की वेलबींग होनी चाहिए अपने साथ साथ. So the law and the fine indicate that human values such as compassion, social responsibilities and communities welfare were strongly encouraged in ancient India. तो बहुत encourage किया जाता था. This approach helped maintain peace and unity, जिससे peace and unity society में बनी रहती थी. Write and enact a skit to show how people may have pursued each other to use codicils. codicil exchange का merchant one, अ ट्रेडर फ्रॉम द विलेज, दूसरे विलेज से एक कस्टमर है जिसको वो चीज़ चाहिए. मर्चेंट वेन इज सेटिंग अप देयर स्टॉल विद क्लोथ एंड ज्वेलरी. मर्चेंट टू अप्रोच करता है कुछ वीट के साथ एक्साइटेडली. आई हैव गोट द फाइनेस्ट वीट फॉर एक्सचेंज टुडे, बट हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द एक्सचेंज? आई डोंट नीड ज्वेलरी. तो मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए. आई डोंट नीड एनी क्लोथ आइडर. तो थोड़ी देर सोचता है. आई हैव जस्ट सोल्यूशन. हैव यू हर्ड ऑफ कोडीसेल्स? कोडीसेल्स वट आर दे? वो क्या है? तो वो एक बड़ा सा बैग दिखाता है. These shells are being used as money in many parts of land. ये जो है एज अ मनी की तरह यूज़ होती है बहुत सारी जगह पर. They are small, easy to carry and most importantly they are valuable. I can give you this amount of shell in exchange for your wheat. तो मैं इतने शेल्स तुम्हें दे दूंगा. And you can use them to buy what you need. और तुम इसको दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए. That sound interesting, but how can I be sure they are the same value as my wheat? लेकिन ये मेरी wheat की वैल्यू जितनी उतनी ही है, ये कैसे मैं मान लूँ? So well, here's the beauty. Codicils are being accepted widely from the north to the south and we are all know the value of wheat. Wheat की वैल्यू तो हमें पता है और कोड़ी शेल तो हर जगह यूज़ होती है. You can always exchange these shells for good in any market. तुम किसी मार्केट में जाकर इससे कुछ भी ले सकते हो, चाहे दूसरे शहर में चले जाओ या दूसरे गाँव में. एक्साइटेड. आई सी दिस विल मेक ट्रेड सो मच ईजियर. इससे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. आई कैन ऑल्सो यूज दिस सेल्स इन फ्यूचर ट्रेड्स. तो वो कॉन्फिडेंट बोला एग्जैक्टली. नाउ लेट्स एग्री ऑन द अमाउंट ऑफ वेट एंड शेल्स टू एक्सचेंज. तो मुझे जो वेट चाहिए ले लो, ये मुझे कोड़ी शेल तुम ले लो. सेकेंड सीन आता है. कस्टमर करता है स्टॉल पे. कस्टमर आता है.
और उन्हें खरीदने के लिए डिसाइड करता है. आई वुड लाइक टू बाय द फाइन क्लोथ बट आई डोंट हैव एनी वीट और ज्वेलरी टू ट्रेड. सो क्या आप कोड़ी सेल एक्सेप्ट करेंगे? सो येस वी डू. कोड़ी सेल्स आर नाउ द करेंसी ऑफ एक्सचेंज. यू कैन यूज देम टू बाई एनीथिंग हियर. स्माइल करता है, शो करता है हैंडफुल ऑफ कोड़ी सेल्स. हेयर आर द शेल्स. थैंक यू फॉर मेकिंग ट्रेड सो मच सिंपलर. अब स्किट एंड हो गई. कंक्लूजन क्या हुआ? दिस स्किट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कोड़ी सेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेकिंग ट्रेड ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट. कि किस तरह से जो है इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद ईजी होने लगा और ट्रेड को ज़्यादा ईजियर और कन्वीनियंट बनाया. द शेल हेल्प ट्रेडर्स एंड कस्टमर कंडक्ट बिजनेस स्मूथली विदाउट नीडिंग टू रिलाई ऑन बार्टर और स्पेसिफिक गुड्स लाइक वीट, कैटल और क्लोथ. सो इससे पता चला कि किस तरह से जो है बिजनेस जो है बिना किसी ट्रेड के बार्टर के होने लगा. जैसे कि नहीं तो चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी ताकि आप एक्सचेंज कर पाएँ. This new form of currency improved trade, allowing people to exchange goods and service across village and region. The RBI is the only legal source that print and distribute paper currency in India. So to prevent illegal printing of notes and their misuse, the RBI has introduced many security features. Find out what some of these measures. So the RBI ensure that paper currency in India is secure and not subjected counterfeiting. To prevent illegal printing of notes and their misuse, the RBI has implemented several security features on currency notes. Some of are watermark. Every genuine currency note is in India has a watermark which is visible when the note held against light. Light में अगर उसे रखते हैं ऊपर की तरफ तो आपको दिखेगा. This feature helps to easily distinguish between genuine and fake currency. Security thread. A visible security thread is embedded in the currency note. On newer notes, this thread has changing color and is visible for both sides. दोनों साइड से दिखाई देगा. तो इसको बनाना दोबारा मुश्किल है, मतलब जब वो रेप्लिकेट करते हैं उसका नकली बनाते हैं तो. माइक्रो टेक्स्ट. स्मॉल लेटर्स और नंबर आर प्रिंटेड ऑन द करेंसी नोट्स विजिबल ओनली अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ द नोट्स. Intaglio printing. So this image and feature on the note are printed, usually intaglio printing, where certain parts of the note like the Ashok pillar are raised. थोड़े से raised हैं. This make it difficult to counterfeit. उसे नहीं बना पाएंगे. Holographic features. Higher denomination notes have a security thread with the holographic features that change color when the note is tilted. तो note tilt करोगे तो वो color change करता है. UV ink. Center part of note. Certain parts of notes such as the security thread are printed using ultraviolet ink. This part of the note is visible only under UV lights. Latent image. A latent image of the denomination is printed on the currency note which held as a specific angle. The denomination number appear which is hard to replicate. These security features are regularly updated to stay ahead of counterfeiters. Additionally, the RBI works with various agencies to monitor and track the movement of currency note to prevent illegal activity. साथ में बहुत सारे लोगों के साथ ये एजेंसीज भी होती हैं जो चेक करती रहती हैं कि कहीं पर इलीगली ये काम ना हो रहा हो. Now you have to interview a few of your family member and local shopkeeper and ask them their preference in making and receiving payments. Do you prefer cash or UPI? Why? So after interviewing family members and local shopkeeper, I found them both cash and UPI have their advantages and people have different preference depending on the situation. Family member, many of my family member prefer cash for smaller daily purchase or in a situation where they do not have internet access. They feel more comfortable using cash because it is tangible and they can physically manage their spending. However, younger family members, especially those working in cities, prefer UPI because it's fast, convenient and doesn't require carrying cash. UPI payment can be done using a mobile phone which is accessible and quick, and they like the added benefit of not having to handle change और worry about losing physical money. तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना है उतना, ना तो चेंज रखना ना कुछ हो. ठीक है. Local shopkeeper. Some shopkeeper prefer cash as it give them immediate access to fund which they can use to pay for supplies or make change for others. Customer के लिए change करना भी easy हो जाएगा. It allows them to avoid transaction fees. Transaction fees नहीं लगेगी which are often associated with digital payment.
Other shopkeepers, especially those in urban area, are increasingly adopting UPI for payment. They prefer UPI because it reduces the need to handle large amount for physical money. ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा दिक्कत आएगी फिजिकल होगा तो. मेकिंग ट्रांजेक्शन क्विकर एंड फास्टर, जल्दी हो जाता है. मोर ओवर UPI पेमेंट आर ईजी टू ट्रैक एंड मैनेज डिजिटली. रीज़न फॉर प्रेफरेंस कैश. सम पीपल प्रेफर कैश. कुछ जो है कैश को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ फेमिलियर एंड टेंगेबल. It is also accepted everywhere and there is no need for internet connectivity. Cash is especially preferred in the rural areas where internet access may be unreliable. UPI जो है preferred होता है for convenience and speed. Transaction are instant and can be done anytime. Even without going to bank, people also appreciate the security and ease of using UPI, especially for large amount or online purchases. ओवरऑल बोथ पेमेंट मेथड हैव देयर प्रोस एंड कॉन. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो दोनों की जो है अच्छी चीज़ें भी और प्रॉब्लम भी है कुछ. एंड द चॉइस बिटवीन कैश एंड UPI लार्जली डिपेंड ऑन कन्वीनियंस. जिसकी जो कन्वीनियंस है, जिसको सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करता है. अवेलेबिलिटी एंड पर्सनल कंफर्ट. द इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया इज मेकिंग UPI अ मोर पॉपुलर चॉइस स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन. सो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.